दो वजहों से। एक तो विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन दूसरा कि एक महिला वित्त मंत्री के तौर पर एक नया कीर्तिमान इस देश में बनाने वाली निर्मला सीतारमण जी ने एक नया इतिहास रचा है, 7वीं बार बजट लगातार पेश करके। मैं और मेरी सहयोगी श्वेता सिंह हमारे साथ चर्चा में जुड़ी रहेंगी। बहुत स्वागत मैम आपका। थैंक यू। बहुत बधाई आपको, क्योंकि बतौर वित्त मंत्री, एक महिला वित्त मंत्री, आपने 7वां बजट लगातार पेश किया है, नया रिकॉर्ड बनाया है। मैं आपको मौका दूंगी आपके अपने बजट की खूबियां गिनाने में, लेकिन वो विपक्ष के आरोपों के जवाब में आप बताएं। दो मुख्य आरोप जो आपके बजट पर विपक्ष लगा रहा है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, मतलब नीतीश बाबू चाहिए, नायडू बाबू चाहिए, तो आपने उन दोनों को खुश किया है। और दूसरा, कांग्रेस कह रही ये उनके मैनिफेस्टो से कट पेस्ट बजट है। अपनी खूबियां गिनाकर बजट की दोनों आरोपों का आप जवाब दें। पहला, हमारे बजट के ऊपर वोट ऑन अकाउंट के समय ही काफी काम हो चुका था। इस बजट में उस वोट ऑन अकाउंट में जितने भी जिक्र हुआ है विषय, उन सब का इसमें भी जिक्र है, क्योंकि वो पहले 4 महीने का बजट था इस वित्तीय वर्ष का, और अभी 8 महीने जो बचा हुआ है उसके लिए ये बजट आ रही है। मगर उससे इम्पोर्टेंट विषय कि अगले आने वाले 5 साल, जो अमृतकाल के 5 साल है, विकसित भारत की ओर का 5 साल है, उसका डायरेक्शन सेटिंग करने वाले बजट है ये। उसमें महिला का स्थान क्या होगा, उसके लिए कितना करेंगे, गरीब के लिए क्या करेंगे, अन्नदाता के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, ये तो विकसित भारत के नजर रखते हुए वोट ऑन अकाउंट में ही हम जिक्र कर चुके थे, उसका विस्तार से इसमें बात की। कट पेस्ट का इसमें कोई वो क्लेम करने का अधिकार ही नहीं है। 2047 तक भारत अगर विकसित भारत होना है, उसके लिए हम रास्ता क्या देख रहे हैं और बना रहे हैं, उसमें पहले 5 साल में हम क्या करने वाले हैं, ये तो मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन के पहले ही हमारे बजट के द्वारा बोल दिए। इसमें कट पेस्ट क्लेम करने वाले कौन है? करने का उनके अधिकार भी बनता है क्या? ये नौटंकी जो कांग्रेस पार्टी कर रही है जनता को गुमराह करने के लिए, मैं एकदम उसको खारिज करते हैं। हाँ, खारिज करते हैं, बिट्स करना चाहती हूँ। लेकिन कुर्सी बचाओ तो है, क्योंकि अब देखिए ये पहले 282 वाला बजट, 303 वाला, अब ये 240 वाला है। तो नायडू बाबू को और नीतीश बाबू 58,000 करोड़ आपने बिहार को दिया, 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को, नया कैपिटल बनाना चाहते हैं नायडू साहब अमरावती, तो आपने उनको इतना पैसा दिया, तो बाकी राज्य गुस्से में है। नहीं, पहला मैं बाकी राज्यों से ये भी पूछना चाहती हूँ, भारत देश में अगर एक राज्य ऐसे है जिसमें आज तक उनका राजधानी तक नहीं है, क्या उनको मदद करना गुनाह है क्या? क्या यूपीए सरकार अगर होते आज, वो इनकार करते हैं आंध्र प्रदेश को, आपके एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में दिया गया है हक कि आपको एक कैपिटल होना चाहिए, उसके लिए केंद्र सरकार मदद करेगी, क्या यूपीए सरकार उसको नकारेंगे? भारत देश में एक ऐसे कानूनन जो विभाजन हुआ, उस राज्य में कैपिटल तक नहीं होना चाहिए क्या? ये क्या तर्क रख रहे हैं? देश आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? मैंने सोचा इस चुनाव के द्वारा, जैसे सरकार बनाने के लिए पार्टी को चुना जाता है जनता से वोट के द्वारा, इस बार सचमुच विपक्ष का भी चुनाव हुआ है। मतलब 50 सीट के साथ आप शायद ताकत से पार्लियामेंट में कंडक्ट कर नहीं पा रहे हो, लो 40 और सीट, फिर भी जनता ने उनको 100 पार नहीं करने दिया। कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन के रोल आप निभाएंगे या नौटंकी करते रहेंगे? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का ही रोल निभा रहे हैं, क्योंकि आप लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस है आपका, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो आपने बिहार और आंध्र को दिया। लेकिन मैं बिहार के लिए स्पेसिफिकली आपसे जानना चाहती हूँ वित्त मंत्री जी, कि स्पेशल
स्टेटस की मांग कर रहे थे नीतीश कुमार, इस पर भी उनको घेरा जा रहा है कि अरे आपने तो अपनी मांग को ही छोड़ दिया। बिहार को जो ये मदद दी गई है अभी लगभग 58,000 करोड़ रुपए की, क्या ये कंटिन्यूड सपोर्ट है एक ऐसे राज्य को उबारने? क्योंकि आपने बाढ़ के हिसाब से दिया है, वो भी बहुत जरूरी है एक ऐसे राज्य के लिए, लेकिन एक वन टाइम एक आवंटन के तौर पर नहीं, क्योंकि बिहार के विषय में आप सही कह रहे हैं। बाढ़ के विषय में बिहार जैसे असम में तुलनात्मक नहीं बात कर रही। बाढ़ आता है इन दोनों राज्यों में, नदी जो कहीं और से बहकर इधर आता है उसके कारण। नेपाल में हम भारत देश सिर्फ मोदी जी की सरकार नहीं, उससे पहले से दशकों से नेपाल से बातचीत हो रही है कि अगर उधर, क्योंकि टोपोग्राफी ऐसे है नेपाल का बिहार का, उधर अगर एक हम बांध बनाएंगे तो ये फ्लड कंट्रोल कर सकेंगे। वो नेगोशिएशन चल रही है, मगर हम तो देख रहे हैं हर साल बिहार में नुकसान होती है, संपत्ति का नुकसान, जानवरों का नुकसान, जान का नुकसान। सो इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है और बिहार सरकार के द्वारा कोसी नीची का डैम वगैरह उसे जोड़े हुए 20 और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का प्रपोजल आ रहे हैं, उसका EFC वगैरह हो। मगर द लार्जर पॉइंट ऑन विच मैंने बजट स्पीच में ये बात बोली कि एक टेक्निकल टीम जाएगा, क्योंकि वो नेपाल में वो बांध बनाने तक इधर कैसे हम कंट्रोल करें, या तो उस वाटर को डाइवर्ट करें जहां इरिगेशन का जरूरत है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के द्वारा फ्लड आएगा तब क्या करना, इन सब के ऊपर टेक्निकल टीम जाए और जियोलॉजिकल स्टडी करे, सालों तक नहीं महीनों में आ जाओ और उसके ऊपर क्या करना है। ये एक्शन करवाने के लिए हमने अश्योरेंस दी है। सो बिहार का ये सिर्फ एक अमाउंट है, ये एक प्रोजेक्ट है, इसलिए हमने उसको मंजूरी दिया, ऐसे नहीं। हम बोल रहे हैं कि कोसी का ये फ्लड का प्रॉब्लम को एज मच एज पॉसिबल एक परमानेंट सॉल्यूशन के ओर हम लेके जाएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। लेकिन बाढ़ से तो उत्तर प्रदेश भी प्रभावित होता है। वो कह रहे हैं कि ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में निर्मला जी, वित्त मंत्री जी, फंस गई हैं। उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं अलग से? महाराष्ट्र को लेकर वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से आप लोग बदला ले रहे हैं, वहां अच्छी सीटें नहीं आई, ये आरोप। ये गलत प्रचार है। मैं इसीलिए जब कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राज्यसभा में श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे उठकर जब बात की, मैंने अनुमति से उसका जवाब भी दिया। क्या कांग्रेस पार्टी उनके समय पर बजट के भाषण में हर राज्यों का क्या क्या प्रोजेक्ट्स वो देने वाले हैं, कितना अमाउंट देने वाले हैं, ये उनके बजट स्पीच में बोला गया क्या? मैं चैलेंज आपके सामने आपके द्वारा मैं बोल रही हूं, हर एक बजट भाषण निकालिए, क्या उसमें 3, 4, 5, 10 राज्यों का नाम अगर गिना नहीं गया, बोला नहीं गया, क्या उसका मतलब उन स्टेट्स को पैसा रोका गया? नहीं, तब भी रोका नहीं गया, आज भी रोका नहीं जाता। बजट स्पीच के अंदर आप कुछ विषयों को छेड़ेंगे, बात करेंगे, मेनी आर नॉट स्पोकन। लेकिन सरकार बचाने के लिए आपने, वो कह रहे हैं कि प्लेट में आपने उनके पकोड़े और जलेबी डाल दिया है और बाकी को नहीं दिया। उनको यही ऑब्सेशन है जी, उनको बार बार सच्चाई को कहना नहीं, लड़ाई सच्चाई के ऊपर हो, मैं खड़े होकर के लड़ूंगी। मगर आप बेबुनियाद आरोप लगाओगे और उसको दुष्प्रचार करोगे पूरे देश में, और मैं, जैसे हिंदी में आप लोग बोलते हैं, दही फैलाते जाओ, रायता फैलाते जाओ, और मैं झाड़ू पोछा करके। अच्छा, 7 साल में तो आपको भी एहसास हो गया होगा कि वित्त मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें और आखिर में सबसे कम संतुष्टि जाहिर की जाती है बजट से। बड़ा मुश्किल होता है, पंचिंग बैग जो बोलते हैं ना, पंच करो तो फिनांस। लेकिन एक बड़ा एक रवायत रहती है, एक ट्रेडिशन है कि जिन राज्यों में इलेक्शन होता है उनके लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स किए जाते हैं। ऐसा नहीं किया है आपने, क्यों? महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, ऐसा कुछ
स्पेसिफिक नहीं सुनाई दिया, वरना तो लोगों को लुभाने के लिए कहा जाता है कि भाई हम महाराष्ट्र को ये दे रहे हैं, इनडायरेक्टली हमारे लिए वोट करो। हम बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं वो एक विषय है, मगर काम तो जरूर कर रहे हैं। जैसे मैंने वदावन पोर्ट महाराष्ट्र का याद दिलाए राज्यसभा में, क्या वो काम अभी घोषणा कैबिनेट अप्रूवल के बाद उसका नहीं हुआ है? हुआ है, मगर महाराष्ट्र का नाम वोट ऑन अकाउंट में मैंने नहीं लिया। उसका मतलब ये नहीं था कि महाराष्ट्र का कोई कुछ नहीं जा रहा है। मैं यही फर्क कांग्रेस के अप्रोच से और हमारे अप्रोच से मैं बोल रही हूँ। हम जब विपक्ष में बैठे थे, कांग्रेस से ये प्रश्न पूछा नहीं है कि क्यों तमिलनाडु का नेम नहीं आया, जम्मू कश्मीर का नेम नहीं आया। समझते थे कि पैसा जाएगा, अगर कोई ऐसे अहम मुद्दा हो तो प्रश्न पूछे, वो नहीं है। एक स्वीप ऑफ ब्रश में आप एक ही आरोप सबको उठाएंगे कि हमारे स्टेट्स के लिए कुछ नहीं कर रहे। व्हाट डू यू मीन हमारे? इस देश हमारा नहीं है? पर अब अगर वो नीति आयोग की बैठक का सब बॉयकॉट कर रहे हैं, नहीं आएंगे भाई विपक्षी स्टेट्स, कच्चा सा मौका छोड़ रहे हैं, छूट जा रहे हैं उनके लिए। आकर बैठो, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके सामने उठाओ भैया, दम से उठाओ कि हमारे राज्य के लिए ये करना है, आप नीति आयोग से स्टडी करवाइए। और हम स्टडी कर दिया, ये लो रिपोर्ट, पैसा दो, हक से मांगो भाई। अब आते हैं पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम पर। रोजगार पर काफी जोर आपके बजट का, आपने वही थीम भी बताया, एम्प्लॉयमेंट। अब सवाल यह है कि पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम, उससे जुड़े 3 प्रश्न मैं आपसे करूंगी। 1 करोड़ युवाओं को अगर इंटर्नशिप देना है, टॉप 500 कंपनीज, तो आ जाता है प्रति कंपनी 4000, ठीक है। तो अब विपक्ष का कहना है, विपक्ष क्या मतलब जो नॉर्मल भी हम लोग सोच रहे हैं कि 4000 कौन सी कंपनी इंटर्न्स को ले लेगी। सबसे पहला प्रश्न यही है कि अरिथमेटिक बैठ नहीं रहा है कि आप हर कंपनी को 4000 इंटर्न्स रखने पर कैसे आप उनको बाध्य करेंगे। दूसरा, आप कह रहे हैं कि कंपल्शन नहीं है कंपनीज को, आप नज कर रही हैं। ये नजिंग किसके लेवल पर है? क्या वित्त मंत्री नज कर रही हैं? क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी नज कर रहे हैं? कैसे ये कार्यान्वित होगा? और तीसरा प्रश्न मेरा यही है कि अल्टीमेटली सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो विपक्ष कर रहा है वो यही है कि आप क्या नौकरी तो दे नहीं रहे, आप इंटर्नशिप दे रहे हैं। तो आप फिर वही 2 करोड़, हालांकि आपने उसके लिए 2 लाख करोड़ आवंटन किया है 5 साल के लिए, बट आप नौकरी तो दे नहीं रहे हैं, आप इंटर्नशिप दे रहे हैं। तो फिर वो कह रहे हैं ये कॉर्पोरेट अग्निवीर आप बना रहे हैं। 3 सवाल है। यही है। मैं कुछ बोलूं तो बाहर की परसेप्शन ये होगा वित्त मंत्री अरेगेंट है, भाई क्या बात करती है। नो, अरेगेंस नहीं है। मेरा बोलने के तरीका शायद लगता है भाई, आई एम नॉट स्पीकिंग अरेगेंटली। मैं 3 विषयों को एक एक करके बोलती हूं, मगर मैं पहला एक सिनिकल व्यंग से, बिल्कुल इंटर्नशिप का, अप्रेंटिसशिप का हक हम देंगे युवाओं को, ये कहने वाले कौन है भाई? कांग्रेस ना। पहले वो तो बोल रहे थे कि वो हक देंगे, मतलब युवाओं को आप गुमराह करने के लिए, जॉब देने के लिए कुछ नहीं बोला, अप्रेंटिसशिप का हक देंगे। चुनाव प्रचार उन्होंने चुनाव प्रचार के टाइम पर मैम नाम दिया था पहली नौकरी पक्की। ये नहीं, मैं आ रही हूं ना, एक एक करके आ रही हूं। सो वो अप्रेंटिसशिप का बात जब आपने हक के रूप में दिलाने वाले थे, जरूर इसी लॉजिक के अनुसार आप गुमराह करने के लिए जॉब तो नहीं देने वाले थे, मगर ये हक दे रहे हैं अप्रेंटिसशिप का। वो जॉब नहीं है ना, फिर हक क्यों दे भाई? हक क्यों दे फिर? सो हक आप देने में वो ठीक है। सचमुच हम जब जॉब दे रहे हैं, अप्रेंटिसशिप भी दे रहे हैं, स्किलिंग भी कर रहे हैं, वो 5 वाले पैकेज में ये दोनों छोड़ करके 3 में जॉब ही तो दे रहे हैं ना। एक फर्स्ट टाइमर के लिए, एक फर्स्ट टाइमर तो ठीक है, या तो सेकेंड टाइम भी जॉब लो उनके लिए। और ये तीसरी, सपोर्ट ऑल्सो फॉर एम्प्लॉयर। छोटे एमएसएमई है भाई, उनके पास 10 लोग हैं, वो कैपेसिटी बढ़ा रहे, उनको 10 और चाहिए, ले लो 10 और, मगर दिखाओ वो नया लिया, उसमें फर्स्ट टाइमर का भी दिया जॉब। फिर ईपीएफओ के द्वारा सरकार देगी वो एम्प्लॉई के हिस्सा
ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन और सरकार देगी एम्प्लॉयर का हिस्सा, और ये एम्प्लॉय का पहले तनख्वाह 15,000, चाहे वो जॉब 50,000 सैलरी वाला हो या 1 लाख सैलरी वाला हो, उससे ऊपर नहीं। हम हमारे हिस्सा देंगे, ये तो कमिटमेंट है उसमें। सो जॉब भी दे रहे हैं 3 स्कीम्स के द्वारा, स्किल भी दे रहे हैं IITI के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, कंपनियों के साथ, और दे रहे हैं टॉप 500 का अप्रेंटिसशिप। अब आ रही हूं मैं आपका कैलकुलेशन के। कंपनी मतलब 4,000, आपने सोच रहे कंपनी क्या एक ही बिल्डिंग है क्या? नहीं, बड़ा टॉप 500 कंपनी मतलब उनके इस देश में कम से कम 4-5 बड़े शहरों में या शहर से दूर उनके एस्टैब्लिशमेंट होता है, उनके मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होता है, पैकेजिंग सेंटर होता है। वो हर एक इंडस्ट्री उनके अपने अपने तरीके से। ये नहीं है कि एक बिल्डिंग है वो टॉप 500 कंपनी, वो हो नहीं सकता है ये आंकड़ा आपके हिसाब से? हम इंडस्ट्री के साथ बैठ करके इन हर एक स्कीम के लिए प्लान करने के बाद ही, और इंडस्ट्री ये आश्वासन देने के बाद ही इसको ले आ रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंटेबल है। उसके बाद ही हमने ये 5 पैकेज ऑफ 5 स्कीम्स ले आ रहे हैं। सो इसको कैसे इंप्लीमेंट, ठीक है आप प्रश्न पूछिए, क्योंकि अरिथमेटिक बैठ नहीं रहा तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। मगर कंपनी हम बोल रहे हैं टॉप 500 वाले कंपनी, उनका टर्नओवर देखिए कितना बड़ा कंपनी है वो। उनके एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ एक जगह पर नहीं, इतनी सारी जगह पर है। सो इट इज अ बिग स्केल प्रॉमिस दैट वी आर ब्रिंगिंग थ्रू द स्कीम। और उसमें कंपनी क्यों हमारे लोग को रखना है? हम दे रहे हैं उनके लिए पैसा, 5,000 हम दे रहे हैं हर महीना। 12 को नहीं देना है, कंपनीज को नहीं देना है, कंपनी को देना नहीं, मगर हमको सिर्फ अपॉर्चुनिटी देनी है। आपने यस अपॉर्चुनिटी देनी है, और शॉप फ्लोर में उनको सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी जब देंगे, उनके साथ कोई इंस्ट्रक्टर तो होगा, आप ऐसे करो वैसे करो, वो सब कंपनी करेंगे। और अपॉर्चुनिटी देने के बाद 12 महीने के बाद इस लड़की को लड़का को हाथ में एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि टॉप 500 कंपनी में से एक, इसमें मैं 12 महीना सीखा। देन ही बिकम्स इवन मोर क्वालिफाइड टू बी एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयबिलिटी है जी आज बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम। मैं एक उदाहरण दे रही हूं। पिछले 15 दिन और 20 दिन के पहले कंट्री के बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी L&T के चीफ ने कहा 45,000 जॉब्स आर विद मी, मगर जॉब के लिए जो स्किल सेट्स चाहिए उसके साथ वाला युवा नहीं मिल रही, विच इज व्हाट जॉब्स आर अवेलेबल, उसके लिए लायक युवा रेडी नहीं है। उसके लिए रेडी करने के लिए ही हम ऐसे एक्सपोजर दे रहे हैं। तो क्या उनको अब्सॉर्ब करने के लिए भी किसी तरह का कोई स्कीम होगा? जरूर। आफ्टर दैट ही विल बी एक्सपोज टू सो मेनी डिफरेंट कंपनीज, एंड विद देम दे नो व्हिच कंपनी वुड वांट दैट काइंड ऑफ अ स्किल सेट, ही कैन बी ऑप्टेड फ्रॉम देयर। ठीक है, आप कह रहे हैं इससे स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार होगा इंडस्ट्रीज के लिए और वो उनके लिए आगे रास्ता बनेगा। ये लागू कब से करेंगे और आपने PSUs को क्यों अलग रखा है इससे? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट पार करने दो उसका, उसके बाद तुरंत हम। अच्छा, चिदम्बरम जी ने एक और बात कही कि आप लोग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लेकर आए थे, अब आप एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव लेकर आ रहे हैं। पहले ये बताइए कि जो PLI था उसके जरिए क्या फायदा मिला? इसीलिए तो सक्सेस हुआ इस देश में मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट। आज पूरे दुनिया में इफ देयर आर 100 फोन्स, एटलीस्ट 40 आर आवर ओन मैन्युफैक्चर्ड फोन्स। ये 5 साल के अंदर ये बदलाव कैसे आया? बिकॉज वी ब्रॉट इन दैट काइंड ऑफ थिंग, फैसिलिटी थ्रू द PLIs। व्हेन यू ब्रिंग इन स्केल्ड अप प्रोपोजिशन, उसमें PLI का प्रावधान देने के बाद ही मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इस देश में बहुत सेक्टर्स में, सनराइज सेक्टर्स में 14 जो सेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किया, उन सब में प्रोग्रेस देख रहे हैं। मगर ये भी नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव अभी ले आ रही हो, नो, गलत है। इंसेंटिव लिंक्ड इंसेंटिव ELI इन टर्म्स ऑफ PLI बात करने के लिए ये अच्छा लगता है, मगर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे, हर मंत्री से ये प्रश्न
पूछते थे। एंड ही आस्क्ड इवन टुडे, कैबिनेट का नोट आता है, ये कैबिनेट आपको इसको मंजूरी देना है, ठीक है, आपके प्रपोजल में एक कमी है, वो क्या है? इससे कितना जॉब्स आएगा, कितना जॉब्स डायरेक्टली मिलेगा, कितना इनडायरेक्टली मिलेगा, जाके वो होमवर्क करके आओ, उसके बाद बात करो। हर कैबिनेट नोट का ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कैबिनेट में बोलने की। ये प्रपोजल से हम एक्सपेक्ट करते हैं इस सेक्टर में और इस प्रपोजल द्वारा इतना जॉब होगा। ये 2014 से हम करते आ रहे हैं। फिर कैसे अचानक एवरीबडी वांट्स टू से दैट ELI नाउ ELI नहीं, 14 से ELI है। पर बजट का थीम कभी एम्प्लॉयमेंट तो था नहीं। क्या ये बेरोजगारी का मुद्दा जो विपक्ष ने चुनाव में बहुत जोर शोर से उठाया, उसका साइड इफेक्ट है? 4 का हम साइड बोल रहे हैं जी, वोट ऑन अकाउंट बजट से हम बोल रहे हैं देयर आर 4 कास्ट विच वी वांट टू अपलिफ्ट, उसमें से युवा एक है। वोट ऑन अकाउंट बजट से हम बात कर रहे हैं इसका। सो उस युवाओं के लिए कुछ स्कीम बड़ा सा ले आना, हम ले आए। ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो पाए उसके लिए क्या आपने कुछ सोचा, कुछ आउट ऑफ हाँ, बॉक्स आपको बिल्कुल। लगता है? पिछले 5 साल में स्पेसिफिकली मैं बोल सकती हूँ, उससे पहले भी कोशिश हुआ है कि लोग अपने आप टैक्सेबल इनकम कमाने के बाद भी अगर टैक्स नहीं पे करते, कैसे उनको नज करोगे? उनके ऊपर जबरदस्ती करने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये